हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लॉर एंड लिट में। आज हम ट्रांसपोज़ोन मीडिएटेड जीन टैगिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ ताकि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आप जानकर एक्साइटमेंट बढ़ाएं। देखिए, ये जो आपको भुट्टे में ये आपको ब्लैक स्पॉट, रेड स्पॉट, ये जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, भुट्टे का जो कलर चेंज कर रहे हैं, यही ट्रांसपोज़ोन एलिमेंट कहलाते हैं, जिन्हें हम जंपिंग जीन भी कहते हैं। और हम इन्हीं जंपिंग जीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम इनका यूज़ टीडीएनए किस प्रकार से इन जंपिंग जीन को बनाता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। यदि आप टीडीएनए के बारे में नहीं जानते तो आप हमारी टीडीएनए वाली वीडियो देख लेना। टीडीएनए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नामक बैक्टीरिया से मिलता है, जो कि मिट्टी में पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया मिट्टी से प्लांट जीनोम में जाता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। आप इस इमेज को अच्छे से देख लीजिए। ये जो आपको रेड स्पॉट, ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ना, यही जंपिंग जीन का उदाहरण है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का उदाहरण है। ट्रांसपोज़ोन मीडिएटेड जीन टैगिंग में ट्रांसपोज़ोन ऐसे एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम जंपिंग जीन, इंजर्सन सीक्वेंस, कासेट्स या फिर मोबाइल डीएनए एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये डीएनए के छोटे सीक्वेंस कहलाते हैं जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जंप करते हैं, इसलिए ये जंपिंग जीन कहलाते हैं। और अक्सर खुद की डुप्लीकेट कॉपीज बनाते हैं, और इनकी यह प्रोसेस ट्रांसपोजिशन कहलाती है। एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट सेल्फिश डीएनए माना जाता है। याद रखिएगा, एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट सेल्फिश डीएनए माना जाता है, जिसे डीएनए के किसी भी सेगमेंट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को डीएनए के किसी भी सेगमेंट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो रेप्लिकेट होता है, लेकिन यह ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इसकी होस्ट सेल के लिए किसी काम का नहीं होता। यानी ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो कि हमारा जंपिंग जीन है, ये जिस भी होस्ट सेल में रहता है उसके लिए ये किसी भी काम का नहीं होता। ये सिर्फ डीएनए को ही प्रभावित करता है और जीनोम को ही प्रभावित करता है। और ऐसे सेल्फिश डीएनए जो अपने जीन को ट्रांसफ़र, मूव या एक्सप्रेस करने में कैपेबल नहीं होते, ऐसे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो ना कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ना मूवमेंट कर सकते हैं और ना ही खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वह जंक डीएनए कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्फिश डीएनए जिनमें ना ट्रांसफ़र होता है, ना वो एक्सप्रेस होता है, ना ही कोई मूवमेंट होती है, वह जंक डीएनए कहलाते हैं। ये ट्रांसपोज़ोन एलिमेंट पूरे जीनोम में मल्टीपल साइट्स पर फैले होते हैं। यानी कि ये ट्रांसपोज़ोन एलिमेंट जीनोम या डीएनए सीक्वेंस, किसी भी प्रकार के डीएनए सीक्वेंस में पाए जा सकते हैं, किसी भी साइट पर पाए जा सकते हैं पूरे जीनोम में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ट्रांसपोज़ोन टैगिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां टैगिंग टेक्निक्स द्वारा ट्रांसपोज़ोन को बायोलॉजिकल सेल यानी कि जीवित कोशिका के अंदर एम्प्लीफाइड किया जाता है, परिवर्धित किया जाता है। किसी जीन को अलग करने के लिए स्पीसीज के साथ ट्रांसपोज़ोन टैगिंग का उपयोग किया जाता है। अब चलिए ट्रांसपोज़ोन मीडिएटेड जीन टैगिंग के उदाहरण देख लेते हैं। टीडीएनए भी ट्रांसपोज़ोन जीन टैगिंग करता है। कैसे? जीन टैगिंग का उपयोग
उन जीनों को अलग करने के लिए किया जाता है जो एक डिटेक्टेबल फिनोटाइप का उत्पादन करते हैं। फिनोटाइप का मतलब आपको पता होगा, यह किसी भी जीन की भौतिक विशेषताओं को बताता है। यह जीन की अभिव्यक्ति को बताता है। और यदि किसी जीव का जीनोम चेंज होता है तो उसका फिनोटाइप में भी अंतर आ जाता है, यानी कि जो उसकी भौतिक विशेषताएं होती है, रंग, हाइट, वज़न, इन सब में भी अंतर देखने को मिलता है। तो टीडीएनए और ट्रांसपोज़ोन टैगिंग में जीन टैगिंग का उपयोग उन जीनों को अलग करने के लिए किया जाता है जो एक डिटेक्टेबल यानी पहचानने योग्य फिनोटाइप का उत्पादन करते हैं। ट्रांसपोज़ोन एक मोबाइल आनुवांशिक तत्व है। साइंस में मोबाइल का यूज़ उन एलिमेंट के लिए किया जाता है जिनमें मूवमेंट होती है। तो ट्रांसपोज़ोन एलिमेंट एक मोबाइल आनुवांशिक तत्व हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट हैं जो डीएनए अणु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जीन टैगिंग और जीन एनालिसिस में टीडीएनए और ट्रांसपोज़ोन का उपयोग किया जाता है। जीन टैगिंग में मोटे तौर पर एक जीन के साथ रिकॉग्नाइजेबल डीएनए टुकड़े को सम्मिलित करना शामिल है। रिकॉग्नाइजेबल डीएनए का मतलब है ऐसा डीएनए जो पहचानने योग्य हो, उसका इंजर्शन करना, उसको सम्मिलित करना शामिल है। टीडीएनए टी प्लाज्मिड का हिस्सा है। टीडीएनए के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको जानना। टीडीएनए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस नाम के बैक्टीरिया में पाया जाता है जो कि प्लांट सेल को प्रभावित करता है। टीडीएनए टी प्लाज्मिड का हिस्सा है। टीडीएनए मिट्टी के जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस है ये मिट्टी में पाया जाता है और फिर मिट्टी से ये पेड़ पौधों की सेल में ट्रांसफ़र होता है। कुछ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट रेट्रोवायरस की तरह व्यवहार करते हैं और तब इस क्षेत्र के लिए उन्हें रेट्रो ट्रांसपोज़ोन कहा जाता है। जब वो रेट्रोवायरस की तरह बिहेव करने लगते हैं तो ऐसे ट्रांसपोज़ोन को रेट्रो ट्रांसपोज़ोन कहा जाता है। जब एक ट्रांसपोज़ोन जीन के अंदर इंटीग्रेट होता है यानी कि जीन के अंदर जाता है तब जीन अपना फंक्शन खो देता है, अपने कार्य करने की क्षमता को खो देता है। लेकिन जब ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जीन से बाहर निकलता है तो जीन का कार्य आंशिक रूप से पूरी तरह से रुक सकता है। ठीक है, जब यह एलिमेंट जीन से बाहर निकलेगा तो जीन इससे प्रभावित होगा और उसके कार्य में रुकावट आ सकती है। इस प्रकार जब एक डीएस एलिमेंट, डीएस का अर्थ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से है, डीएस का अर्थ एक ऐसे एलिमेंट से है जो कि क्रोमोसोम के अंदर उसकी साइट्स को ब्रेक कर सकता है और खुद इंजर्शन कर सकता है और किसी अनादर फैक्टर को रिस्पॉन्स देने के लिए प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब एक डीएस एलिमेंट एक जीन के अंदर एकीकृत होता है तो जीन का कार्य आंशिक रूप से या पूरी तरह से रुक जाता है। इस प्रकार मक्के के गुणसूत्र में 9 पर जीन C1 के अंदर एक डीएस तत्व एकीकृत होता है तो C1 फंक्शन दबा दिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो डीएस एलिमेंट होता है यानी कि जो हमारा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है ये जब किसी क्रोमोसोम में इंटर करता है, उसकी साइट्स में इंटर करता है तो खुद को इंजर्ट कर देता है, खुद को इंटीग्रेट कर देता है और उसका जो फंक्शन पहले होता था वो फंक्शन फिर नहीं हो पाता और कोई दूसरा ही फंक्शन को वो
रेगुलेट कर देता है या फिर दूसरा फंक्शन को रिस्पॉन्स देने के लिए प्रेरित करता है। तो वही बताया गया है, जब मक्के के गुणसूत्र 9 पर जीन C1 के अंदर एक DS एलिमेंट एकीकृत होता है तो C1 फंक्शन दबा दिया जाता है और रंगहीन गुठली उत्पन्न होती है। रंगहीन गुठली वाली कई मक्के की नस्लें इस प्रकार की होती हैं। DS एलिमेंट भी जर्म लाइन में स्थानांतरित हो सकता है। ऐसे मामलों में कार्यात्मक C1 जीन अगली पीढ़ी को प्रेषित किया जाएगा, यानी कि कार्यात्मक फंक्शनल C1 जीन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट किया जाएगा। इस प्रकार उत्परिवर्ती फिनोटाइप की अस्थिरता एक उपयोगी मार्कर के रूप में काम कर सकती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का tDNA प्लांट जीनोम की किसी भी रैंडम साइट पर खुद को इंटीग्रेट कर लेता है। लार्ज नंबर में ट्रांसफॉर्मेंट का उत्पादन करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जा सकता है। एक जीन के अंदर tDNA का इंजर्सन एक म्यूटेंट उत्परिवर्ती फिनोटाइप का उत्पादन करेगा। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं कि tDNA आ रहा है, यानी कि वो एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की तरह कार्य करेगा किसी भी जीन के अंदर, जिसकी वजह से म्यूटेंट फिनोटाइप उत्पन्न होगा। ट्रांसफॉर्मेंट को म्यूटेंट फिनोटाइप के लिए स्क्रीन्ड किया जा सकता है और सेलेक्टेड म्यूटेंट जीनोमिक DNA को प्रोब के रूप में या प्राइमर के रूप में, प्रोब यानी कि एक जांच करने वाले DNA के रूप में या प्राइमर के रूप में, सीक्वेंस के रूप में tDNA का उपयोग करके संबंधित जीन के अलगाव, जीन के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मक्का में कई जीनों को अलग करने के लिए ट्रांसपोजोन टैगिंग का उपयोग किया गया है, जैसे A1, A2, VZ2, C1, C2, अपारदर्शी RP आदि। टमाटर में CF9, डेम आदि, तंबाकू में CF4A, चावल में EI, EF1 आदि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के रूप में यूज़ होते हैं, जिन्हें हम ट्रांसपोजोन टैगिंग के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। जीन टैगिंग का उपयोग किया जाता है जीन एक्सप्रेशन में, जीन स्लाइसिंग में, जीन नॉकआउट में, साइट डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस में। इन सब में ट्रांसपोजोन टैगिंग का उपयोग किया जाता है। जीन टैगिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ उन जीन को अलग करने के लिए किया जाता है जो एक डिटेक्टेबल फिनोटाइप, पहचानने योग्य फिनोटाइप का उत्पादन करते हैं, लेकिन जिनके वे सीक्वेंस या फिर प्रोटीन प्रोडक्ट ज्ञात नहीं है।